नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर थ्योरी के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने देखा होगा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगी होती है उसके अंदर सिंगल फेज मोटर कौन सी लगी हुई होगी। ए ऑप्शन है स्टेपर, बी प्रतिकर्षण, सी हिस्टेरिसिस, डी आपका रिलेक्टेंस। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्टेपर मोटर का प्रयोग हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य होता है। आपने देखा होगा जो अपनी सिंगल फेज की मोटर होती है इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और इन्हीं के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का भी संयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे अपना जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है आपके पास में 75 से 80 गति पहुँचने के बाद वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना। बी ऑप्शन है अपना 75 से 80 गति पहुँचने तक के बाद में शुरुआती वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको हटा देना। सी ऑप्शन है आपका 75 से 80% गति प्राप्त करने पर शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देना, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में जो कैपेसिटर लगा होता है उसको हटा देना। डी ऑप्शन है 70 से 80% गति प्राप्त के बाद शुरुआती व चालू वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना। तो यानी आपको पता है भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको पता है भी कैपेसिटर के सीरीज में लगा हुआ होता है। तो ये कैपेसिटर को अलग करने का कार्य करेगा। जो आपकी मोटर की निर्धारित गति निर्धारित की गई है 1000 आरपीएम है या 2000 आरपीएम है, उसकी अगर आपको पता है 70 से 80% गति अगर प्राप्त कर लेती है तो कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शनों से अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत ही अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है। यानी दो सिंगल फेज की तुलना की जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक किसका होगा। ए यूनिवर्सल मोटर, बी रिलेक्टेंस मोटर, सी प्रतिकर्षण प्रारंभ रन मोटर, डी आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसकी अन्य की तुलना में उसका स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संधारित्र को सिंगल फेज स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है। यानी जो कैपेसिटर होता है उसको सिंगल फेज स्थायी, यानी वह मोटर जिसके अंदर पूर्ण कार्य समय के अंदर संधारित्र कार्य करेगा, वो कहाँ जोड़ा जाता है। तो अपन उसकी जो उसका कनेक्शन डायग्राम है उसको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता है अभी दो प्रकार की वाइंडिंग होगी, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की रनिंग वाइंडिंग, दोनों के मध्य 90 डिग्री कोण प्राप्त होगा, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके फिर श्रेणी क्रम के अंदर संधारित्र को जोड़ा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन पढ़े अपन। ए ऑप्शन है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में, बी आपका रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी में, सी आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर में, डी आपका समांतर में रनिंग वाइंडिंग के। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जो रनिंग वाइंडिंग के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसके साथ में आपको 90 डिग्री के साथ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग कोण बनाती है उसके सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है कैपेसिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी जो आपका टेबल फैन होता है अपन घरों में जिसका यूज़ करते हैं उसका में कौन सी मोटर लगी होगी। ए यूनिवर्सल मोटर, बी सैडल पोल मोटर, डी आपका एडी करंट मोटर, सी आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग टेबल फैन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज मोटर डिवाइंडिंग में कुंडलों समूह कनेक्शन गलत तरीके से जोड़ दिए गए हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आपने एक सिंगल फेज मोटर की रिवाइंडिंग की है और उसके जो कनेक्शन थे अपन ने गलती से गलत जोड़ दिए हैं, त्रुटिपूर्ण हो गए हैं, तो आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। मोटर धीरे धीरे चलेगी, मोटर आपकी चलती ही नहीं है, मोटर बहुत तेज गति से चलेगी, डी मोटर चलती है और बिना किसी लोड पर अधिक धारा लेती है। तो आपको पता है भाई जब रिवाइंडिंग में आपने कनेक्शन उसके गलत कर दिए हैं तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला टॉर्क है या जो विद्युत वाहक बल है वो अच्छा नहीं पैदा होगा। तो यहाँ पे आपको पता है अभी मोटर आपकी चलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाएगा।
यानी जो आपकी रिपल्सन मोटर होती है उसका जो चुंबकीय अक्ष है वो आपका अपनी अक्ष से कुछ दूर स्थानांतरित हो जाए या खिसक जाए तो क्या इफेक्ट देखा जाएगा। ए, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी, बी, रोटेशन की दिशा समान रहेगी, सी, मोटर की गति रेटेड गति से बढ़ जाएगी, सी, डी आपका मोटर की गति रेटेड गति से कम हो जाएगी। यानी जो चुंबकीय अक्ष है अपनी स्थिति से पीछे खिसक जाता है या आगे खिसक जाता है तो अपन को इफेक्ट देखने को मिलेगा कि रोटेशन की दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्रीय जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आपने देखा होगा कि सिंगल फेज मोटर के अंदर दो प्रकार की वाइंडिंग्स के बीच में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। अगर गलती से अपन उस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को अगर ऑफ ना करें तो उस मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए, मोटर सामान्य रूप से चलती रहेगी। ऑप्शन बी, मोटर तुरंत बंद हो जाएगी। ऑप्शन सी, आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन डी, बहुत ही धीमी गति से चलेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच को बंद नहीं किया जाएगा तो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपल्सन मोटर्स के रोटेशन की दिशा कैसे उल्टा किया जाएगा। यानी आपको रिपल्सन मोटर है उसको फॉरवर्ड से रिवर्स घुमाना है। यानी अगर उसको आपको पता है उसकी घूर्णन दिशा है वो परिवर्तित करनी है तो आप कैसे करेंगे। ए, ब्रश को एक्स से स्थानांतरित करके। बी, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदलकर। सी, मुख्य अक्ष घुमावदार टर्मिनल को बदलकर। डी, कंपेंसेंट वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर। तो अभी ये तो अपन ने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन किया था कि जो आपकी रिपल्सन मोटर होती है जो अक्ष है उसे खिसक जाए तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो ब्रशेस कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं उनके अक्ष को स्थानांतरित करके अपन मोटर की रोटेशन की दिशा को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच यानी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो गति नियंत्रण अवधि में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ा जाता है। यानी जो एक संधारित्र होता है आपका कैपेसिटर उसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ने का रीजन बताइए। तो ए ऑप्शन है आपका निरंतर गति बनाए रखने के लिए। बी आपका ओवरलोडिंग से बचने के लिए। सी आपका पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए। डी आपका संपर्कों में स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम में लगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको पता है इस होने वाली स्पार्किंग है कनेक्शनों के अंदर कोई प्रकार के उसको कम करने का भी कार्य करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभाव क्या होता है इफेक्ट यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के पूरे होने के बाद स्लिप्ड फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़ दिए जाएंगे। यानी आप एक मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं और उसके अंदर वाइंडिंग का तरीका आपका है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस वाइंडिंग के अंदर कुछ स्लॉट आपने खाली छोड़ दिए हैं तो क्या इफेक्ट देखा जाएगा। ए, सामान्य रूप से कार्य करेगी। बी, गति कम हो जाएगी। सी, टॉर्क कम हो जाएगा। डी, बहुत तेज गति से दौड़ती है। तो यानी आपको ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि मोटर आपके सामान्य रूप से कार्य करेगी क्योंकि आपने क्या किया, जो आपने सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रयोग किया आपने उसका सेकेंडरी पूरा कर दिया है। एक्स्ट्रा जो स्लॉट थे आपने उसको खाली छोड़ा है तो उसका कोई इफेक्ट देखा नहीं जाएगा, ना ही कोई इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मोटर आपकी सामान्य रूप से कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण के जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है विधि में रेडियो व्यतिकरण कैसे दबाया जाता है। यानी जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें गति कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसके अंदर आपने देखा होगा भाई रेडियो रिसीवर, यानी आप उसकी गति को कम में ज़्यादा करते हो तो उसको कैसे किया जाता है। आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, ए आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर। बी आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ श्रेणी में संधारित्र जोड़कर। सी आपका कंपेंसेंट वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़कर। डी आपका अपकेंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ श्रेणी में एक इंडक्टर को जोड़कर। यानी जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है जिसका उपयोग अपने घरों में जूसर मिक्सर के अंदर किया जाता है तो उसके अंदर जो स्विच लगा होता है उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी स्थिति कैसी होगी तो उसमें आपको पता है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है यानी जो आपको उस गति को कंट्रोल कर रहा है उसके दोनों ओर संधारित्र जोड़कर उसकी संरचना की जाती है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के दोनों ओर संधारित्र को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
तो उसमें से आपको डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, E बराबर 4.445 FT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? ए क्रोक स्क्रू का नियम, बी दाएं हाथ हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आपको पता है ईएमएफ की दिशा आपको ज्ञात करनी है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम का प्रयोग किया जाएगा, राइट हैंड लॉ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है? यानी आगे आपको एक अल्टरनेटर के भाग को फोटो दर्शाया गया है, चित्र, जिसमें अंदर पूछा है भाई ये इसका कौन सा भाग है? ए स्टेटर है, उत्तेजक है, मुख्य ध्रुव रोटर है, या चिकना बेलनाकार रोटर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सेलिएंट पोल रोटर, यानी मुख्य ध्रुव रोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का फॉर्मूला कौन सा होगा? यानी ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा गया आपने। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, E बराबर 4.4 KD KC KT और फाई एम। इसी तरीके से बी ऑप्शन, सी ऑप्शन व डी ऑप्शन। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, EMF बराबर 4.4 KD KC FT फाई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? ए KVA में, KW में, MW में, या KVA में। रेटेड का मतलब उसकी रेटिंग को कैसे निर्धारित करेंगे अपन? जैसे आपने कोई भी अल्टरनेटर बनाया है तो उसकी मार्किंग करेंगे, उसकी रेटिंग निर्धारित करेंगे, उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? KV होगा, या KW होगा, या MW होगा, या KV होगा। तो यहाँ पे वो KVA के अंदर रेटेड किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियम की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्टरनेटर होगा, उसके अंदर वोल्टेज नियमन की गणना करने के लिए, तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, V वोल्टेज नो लोड वोल्ट माइनस वोल्टेज फुल लोड बटा वोल्टेज फुल लोड इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 RPM पर 6 पोल अल्टरनेटर में आपूर्ति फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यानी कोई भी आपकी मोटर है, अल्टरनेटर है, उसका आरपीएम है 1000 और पोल है उसके अंदर 6 और उसके अंदर आपूर्ति फ्रीक्वेंसी आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है मोस्टली आपको अपने भारत के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही पर ही आधारित विद्युत का उत्पादन किया जाता है, या 50 हर्ट्ज आपूर्ति पर आधारित उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा, 50 हर्ट्ज। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके भी दोस्तों इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।